हम PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों का पैटर्न देखें तो एग्जामिनर मुख्य रूप से 3 तरह से सवाल पूछते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। पहला तो योजना और उसका उद्देश्य जी, और दूसरा योजना और उसका वर्ष, और तीसरा जो सबसे ट्रिकी होता है वो मैचिंग वाले सवाल, जहां परियोजना या उत्पाद को सीधे जिले के साथ मिलाना होता है। एग्जैक्टली ये पैटर्न समझना आधी जंग जीतने जैसा है। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ बस रटना पड़ेगा। रटने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर जानकारी को सही तरीके से डिकोड कर लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। हर तथ्य के पीछे एक पूरा ढांचा होता है। तो इसी बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य में एक्सप्रेसवे का काफी बड़ा जाल बिछ रहा है। परीक्षाओं में अक्सर किसी एक्सप्रेसवे का रूट या लंबाई पूछ ली जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। 341। और रूट लखनऊ से गाजीपुर है। हाँ, लखनऊ से गाजीपुर। और एग्जामिनर सिर्फ लंबाई तक सीमित नहीं रहते। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास करना है। पूर्वी हिस्सा विकास में थोड़ा पीछे रहा है, तो ये कनेक्टिविटी उसे मुख्यधारा में लाएगी। बिल्कुल। इसी तरह जब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिसका रूट चित्रकूट से इटावा तक है। चित्रकूट से इटावा। हाँ, तो इसका भी एक खास कारण है। बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित और पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उस इलाके को विकसित क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी के लिए और बुंदेलखंड दक्षिणी हिस्से के लिए। सही कहा। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पे जो प्रीलिम्स का 3 स्टार टॉपिक बना हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रूट मेरठ से प्रयागराज तक है। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो तथ्य पूछा जाता है वो ये कि यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। हाँ, मेरठ से प्रयागराज का ये रूट करीब 594 किलोमीटर लंबा है। परीक्षा में सबसे लंबा होने का तथ्य बार बार आता है। ऑप्शंस में पूर्वांचल, यमुना और गंगा देकर फंसाते हैं। बिल्कुल। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के औद्योगिक हब को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे तो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन इन पर जो औद्योगिक विकास होना है उसका सबसे बड़ा उदाहरण डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो ये 6 नाम कंठस्थ होने चाहिए: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। बिल्कुल। अगर आप इसके पीछे का कारण समझ लें तो भूलेंगे नहीं। जैसे कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। अलीगढ़ अपने ताले और हार्डवेयर के लिए मशहूर है, जो रक्षा निर्माण में काम आते हैं। और आगरा में लेदर का काम है, जो सैन्य जूतों के लिए जरूरी है। सही। और झांसी चित्रकूट को बुंदेलखंड के विकास के लिए शामिल किया गया है। लॉजिकल है। कानपुर का ऑर्डिनेंस स्पेस और अलीगढ़ का हार्डवेयर याद रखने से आसान हो जाता है। इसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी आता है। हाँ, जो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बन रहा है। ये एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स पे पड़ेगा। लेकिन अवसंरचना केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। जल और सिंचाई परियोजनाओं का रोल भी उतना ही बड़ा है। सिंचाई की बात करें तो स्रोत में शारदा सहायक परियोजना, सरयू नहर और रिहंद परियोजना का जिक्र है। ये तीनों कृषि उत्पादकता बढ़ाने के मुख्य स्तंभ हैं। और सिंचाई की बात हो और केन बेतवा लिंक की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। केन बेतवा लिंक तो PYQ के लिए बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। सवाल यही आता है कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाँ, क्योंकि ये बुंदेलखंड के जल संकट का समाधान है। केन नदी का पानी बेतवा बेसिन में ट्रांसफर किया जाएगा। कृषि योजनाओं पर नजर डालें तो वहां भी सवाल सीधे उद्देश्यों पर आते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें किसानों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सहायता दी जाती है। और मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य तो सिंचाई क्षमता बढ़ाना है। बिल्कुल। एक और योजना है जो मैचिंग में आ सकती है, मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना। ये गौ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, ये आवारा पशुओं से फसलों को बचाने और गौ पालकों को आर्थिक सहायता देने का मॉडल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, जो गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराती है। अब बुनियादी ढांचे और कृषि से आगे बढ़कर महिलाओं और सामाजिक कल्याण पर आते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मैचिंग फैक्ट्स निकलते हैं। सबसे बड़ा नाम कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला, ये हर दूसरे एग्जाम में दिखाई देता है। इसका फोकस बालिका शिक्षा और सुरक्षा पर है। ये प्रीलिम्स में 3 स्टार फैक्ट है। इसके लाभार्थी मुख्य रूप से बालिकाएं हैं। हाँ, बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति भी प्रमुख अभियान है। महिला सुरक्षा से जुड़ा ये सबसे बड़ा अम्ब्रेला अभियान है। एजुकेशन में एक योजना ने बहुत ध्यान खींचा है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये फ्री कोचिंग की सुविधा है। मैचिंग टेबल में अभ्युदय देखते ही सीधे फ्री कोचिंग पर टिक करना है। बिल्कुल। इससे शिक्षा और युवा कल्याण दोनों में गिना जाता है।
इसके अलावा शिक्षा के कुछ अन्य मिशन भी हैं, जैसे निपुण भारत मिशन, जिसका राज्य स्तर पर कार्यान्वयन हो रहा है, और टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना भी है, जो युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाती है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रीलिम्स का फेवरेट है। स्रोत में इसके आर्थिक तथ्यों की भी बात की गई है। इसके तहत मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। हाँ, 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स पर 10% से 25% तक की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। ये मार्जिन मनी एक तरह की सब्सिडी है, जिससे लोन का दबाव कम होता है। बिल्कुल, इससे उत्पादों की ब्रांडिंग और स्थानीय कारीगरों का कौशल विकास भी हो रहा है। तो चलिए ODOP जिलों की एक रैपिड फायर सूची डिकोड करते हैं, जो परीक्षाओं में आती हैं। सबसे पहले शिल्प और कला। आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए मशहूर है, जिसे ब्लैक पॉटरी कहते हैं। गोरखपुर। टेराकोटा उत्पाद। लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। और बरेली। बरेली में जरी जरदोजी के साथ साथ बांस के उत्पाद भी ODOP में शामिल हैं। बिजनौर। बिजनौर का काष्ठ शिल्प यानी वुड क्राफ्ट बहुत प्रसिद्ध है। एक नाम जो मैचिंग में फंसाता है वो है महोबा। महोबा को गौरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है। चलिए धातु और इंजीनियरिंग पर आते हैं। मुरादाबाद। मुरादाबाद धातु शिल्प या ब्रासवेयर के लिए है। अलीगढ़। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए। गाजियाबाद। गाजियाबाद इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए शामिल है। अब कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला के लिए। अयोध्या और मूंज उत्पादों को ODOP में रखा गया है। और सबसे पूर्वी जिला बलिया। बलिया की बिंदी और सत्तू उत्पाद। वस्त्र और अन्य उत्पादों की बात करें तो वाराणसी। बनारसी रेशम साड़ियां और हस्तशिल्प। अमरोहा थोड़ा अलग है। अमरोहा वाद्य यंत्र विशेषकर ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए है। और गौतम बुद्ध नगर का भी तो रेडीमेड गारमेंट्स है। हाँ, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का गारमेंट सेक्टर बड़े पैमाने का और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बागपत। बागपत होम फर्निशिंग के लिए। आगरा। आगरा चमड़ा उत्पाद, फुटवेयर और स्टोन या मार्बल शिल्प के लिए है। फिरोजाबाद तो सबको पता है। हाँ, फिरोजाबाद कांच उत्पाद और कांच की चूड़ियों के लिए PYQ का स्थायी हिस्सा है। और मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन या कारपेट उद्योग के लिए। ये रैपिड फायर लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए बहुत काम आएगी। अब आखिरी सेगमेंट पर चलते हैं, स्वास्थ्य, शहरी और औद्योगिक विकास। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत का राज्य समन्वय बहुत अहम है। और मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी। हाँ, हर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाला ये मेला स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाता है। शहरी विकास में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी का जिक्र है। और अमृत योजना भी, जो सीवेज और पानी सप्लाई के लिए है। शहरी विकास के साथ साथ नमामि गंगे परियोजना एक 3 स्टार टॉपिक है। नमामि गंगे बहुत जरूरी है। जब तक शहरों का सीवेज ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, गंगा साफ नहीं हो सकती। औद्योगिक विकास में यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, MSME प्रोत्साहन योजना और आधुनिक डाटा सेंटर नीति प्रमुख हैं। ये नीतियां परीक्षा के लिहाज से बहुत काम आती हैं, खासकर मेंस में उत्तर लिखते समय। तो हमने अब संरचना से लेकर ODOP और स्वास्थ्य तक सारे तथ्य कवर कर लिए। अब अंत में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले तथ्यों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये मैचिंग टेबल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कन्या सुमंगला योजना, बालिका कल्याण और शिक्षा। अभ्युदय योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग। ODOP, जिला स्तर पर परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज, जो सबसे लंबा है। डिफेंस कॉरिडोर, 6 जिले, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में है। और मिशन शक्ति महिला सुरक्षा से जुड़ा है। ये समरी बहुत काम की है, लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मेंस के नजरिए से एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? हमने गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी विशाल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की बात की। प्रीलिम्स के लिए इन्हें रटना आवश्यक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन परियोजनाओं के निर्माण की गति और तय समय सीमा के बीच का अंतर राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि दर को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जब विशाल प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं तो उसका असर रोजगार और निवेश पर पड़ता है। अगर कोई इवेंट आज हुआ है तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। देखिए, आज का हमारा ये डिस्कशन सिर्फ एक ऑडियो ट्रैक नहीं है, बल्कि ये एक तरह की ऑडियो नोटबुक है। हम चीजों को एक दूसरे से लिंक करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में जब सवाल सामने आए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर जाए। तो इसी माइंडसेट के साथ अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवसों से शुरू करते हैं। अगर हम कैलेंडर को देखें तो साइंस और मेडिकल फील्ड से जुड़ी 3 बहुत ही खास तारीखें नजर आती हैं।
3 अगस्त, 10 अगस्त और 23 अगस्त। मुझे लगता है इनमें सबसे इंटरेस्टिंग 23 अगस्त है ना? बिल्कुल, लेकिन क्रोनोलॉजी में चलें तो पहले 3 अगस्त को देखते हैं। ये राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस है। अब एग्जाम के लिए सिर्फ डेट काफी नहीं है, ईयर याद रखना जरूरी है, 1994। इसी दिन एम्स दिल्ली के डॉक्टर वी वेणुगोपाल की टीम ने भारत का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 1994 के मेडिकल साइंस के हिसाब से सोचिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। वाकई बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद आता है 10 अगस्त, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस या वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। दिलचस्प है, रुडोल्फ डीजल ने अपने पहले इंजन को मूंगफली के तेल यानी पीनट ऑयल से चलाया था। उन्होंने 19वीं सदी में ही ये विजन देख लिया था कि भविष्य में हमें फसलों से ईंधन मिल सकता है। आज जब दुनिया फॉसिल फ्यूल क्राइसिस से जूझ रही है तो उनका वो विजन एकदम सटीक बैठता है। और भारत में से कब से लागू किया गया? भारत के संदर्भ में याद रखने वाला फैक्ट ये है कि हमने इसे 2015 से मनाना लागू किया था। और फिर आता है 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। एग्जैक्टली। जिस जगह पर लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। एग्जाम में सवाल ये भी बन सकता है कि 2025 में ये इस दिवस का कौन सा संस्करण है। तो ये इसका दूसरा संस्करण है, क्योंकि लैंडिंग 2023 में हुई थी और पहला स्पेस डे 2024 में मनाया गया था। ये वही साइंस की बात। अब अगर हम हिस्ट्री और नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो 6 अगस्त और 9 अगस्त तो पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले। लेकिन एग्जाम्स में अक्सर इन बमों के नाम और केमिकल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। यही वो जगह है जहां क्लैरिटी चाहिए। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस है और इस दिन जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय और इसका मुख्य घटक यूरेनियम था। लिटिल बॉय और यूरेनियम। जी, वहीं 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर जो बम गिरा उसका नाम था फैट मैन और उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। यूरेनियम और प्लूटोनियम का ये डिफरेंस ही एग्जाम में ट्रैप बनता है। इसके आगे बढ़ें तो 14 अगस्त है, जिसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत के बंटवारे के वक्त हुए सबसे बड़े विस्थापन की याद दिलाता है और अगर मैं सही हूं तो इस दिवस को मनाने की घोषणा हाल ही में 2021 में की गई थी। जी हाँ, 2021 में। और इसके ठीक अगले दिन 15 अगस्त को हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस बार के भाषण से जुड़ा जो डेटा पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। और इस बार की थीम नया भारत रखी गई थी। बिल्कुल, नया भारत। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स और कल्चर पे आएं तो 7 अगस्त का दिन बहुत हैवी है। एक ही दिन में 2 बड़े इवेंट्स हैं, एक तो नेशनल हैंडलूम डे और दूसरा नेशनल जैवलिन थ्रो डे। 7 अगस्त सच में एग्जाम के नजरिए से बहुत सघन है। पहले बात हथकरघा दिवस की, ये 2015 में शुरू हुआ था। 2025 के लिए इसकी थीम है वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, यानी परंपरा में नवाचार को बुनना। और उसी दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी है। ये 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल की याद में है। 2025 में ये इसका चौथा संस्करण है। खेल की बात करें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती है। इसे 2012 से मनाना शुरू किया गया था। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इसे अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर भी ऑब्जर्व किया जाता है। अब ग्लोबल और सोशल डेज की तरफ देखते हैं। 12 अगस्त को 2 इंटरनेशनल डेज क्लैश करते हैं, युवा दिवस और हाथी दिवस। सही पकड़ा आपने। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, जिसकी थीम याद रखनी है लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। और इसी दिन विश्व हाथी दिवस है, जो 2012 में शुरू हुआ था। इसकी थीम है ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। इसके अलावा 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो 2010 से प्रारंभ हुआ, और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस होता है। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ऐसे दिन और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो रहा अगस्त का पूरा टाइमलाइन। अब हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था और नए बिल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। और यहाँ मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा अपडेट है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो अनुच्छेद 75 से जुड़ा है। ये काफी चर्चा में रहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे 31 दिन अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होगा।
मतलब अब तक क्या कोई जेल से सरकार चला सकता था? ये लीगल लूपहोल कैसे काम कर रहा था? देखिए, अगर हम उपलब्ध सोर्सेज को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एनालाइज करें तो ये अमेंडमेंट हमारे संसदीय लोकतंत्र में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। इससे पहले वास्तव में एक कानूनी शून्यता या लीगल वैक्यूम था। संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई नियम नहीं था जो किसी पद पर बैठे व्यक्ति को जेल जाने पर इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। अच्छा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी के लिए लाया गया है? बिल्कुल। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासन में कोई रुकावट न आए, जेल से सरकार चलाने जैसी स्थितियों को खत्म करके संवैधानिक नैतिकता को कायम रखा जा सके। ये पॉलिटी के पेपर के लिए एक बहुत सॉलिड अपडेट है। इकोनॉमी में भी एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। आयकर विधेयक 2025, इसने पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। ये टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। 1961 का एक्ट बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स हो चुका था। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नए विधेयक में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है और इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट फिक्स कर दी गई है। ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। पॉलिटी सेक्शन में एक ऐसी संस्था का भी जिक्र है जिसका सपना हर कोई देखता है, यूपीएससी। इसका शताब्दी वर्ष 1 अक्टूबर 2025 से 2026 तक मनाया जा रहा है। 100 साल। इसका मतलब इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1924 में एक ली कमीशन बना था जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। चूंकि अब इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इसके आर्टिकल्स एग्जाम में जरूर हिट करेंगे। भाग 14 के तहत आता है ये? जी, भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 के बीच। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये फैक्ट दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इस महीने के महत्वपूर्ण निधन पर नजर डालें तो 2 बड़े राजनीतिक चेहरों का नाम है, सत्यपाल मलिक जी और ला गणेशन जी। सत्यपाल मलिक जी का नाम कई राज्यों से जुड़ा है। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रहे थे। एग्जाम में अक्सर एलिमिनेशन वाले सवालों में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस राज्य के राज्यपाल वो नहीं रहे। दूसरा नाम ला गणेशन जी का है। निधन के समय वे नागालैंड के राज्यपाल थे, जिसके बाद ए.के. भल्ला को वहां का प्रभार दिया गया। ला गणेशन जी इससे पहले मणिपुर और पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर रह चुके थे। पॉलिटी के बाद अब मैप्स खोलते हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। हमारे सोर्सेज में 3 प्रमुख जल संधियों यानी स्ट्रेट्स का जिक्र है, डार्डेनल्स, बोस्फोरस और कर्च जल संधि। अक्सर मैप बेस्ड सवालों में इनकी लोकेशन पूछी जाती है। ज्योग्राफी के लिए मेंटल मैप अप्रोच सबसे बेस्ट है। इमेजिन करें तो सबसे पहले डार्डेनल्स जल संधि आती है। यह हाल ही में वहां के जंगलों में लगी भयंकर आग के कारण न्यूज में थी। ये जल संधि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और एशिया को यूरोप से अलग करती है। दूसरी है बोस्फोरस जल संधि, जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और तीसरी कर्च जल संधि है, जो अज़ोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। इन तीनों को एक लाइन में याद रखेंगे तो मैप के सवाल गलत नहीं होंगे। एकदम सही। और जहां ज्योग्राफी है वहां नेचुरल डिजास्टर्स का डेटा भी है। टोंगा में 6.2 और ड्रेक पैसेज में 7.5 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। टोंगा की राजधानी निकोवालोफा है, जो पॉलिनेशिया क्षेत्र में आता है। ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच है। लेकिन इन सब के बीच तवालू का जो मामला सामने आया है वो बहुत सीरियस है। तवालू का केस क्लाइमेट चेंज की बहुत डरावनी सच्चाई है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण तवालू के 11,000 नागरिकों को अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पलायन करना पड़ा है। इसके लिए खास एग्रीमेंट हुआ जिसे फिलिपिली यूनियन कहा जाता है। ये दुनिया के लिए क्लाइमेट रेफ्यूजी या जलवायु शरणार्थी संकट का एक बहुत बड़ा और लाइव एग्जाम्पल है। जब एक तरफ देश डूब रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस भी चल रहा है। रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की वजह से आग लग गई। इससे ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। खैर, ग्लोबल क्राइसिस से निकलकर अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। ये कोई आम ट्रेन रूट नहीं है। 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये नागपुर पुणे ट्रेन अब भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नजरिए से ये एक सॉलिड फैक्ट है। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो हमेशा एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी।
यहाँ सबसे पहला नाम प्रोजेक्ट 17A का है, जिसे नीलगिरी श्रेणी भी कहते हैं। ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं? साधारण भाषा में समझें तो स्टेल्थ तकनीक का मतलब है रडार की नजरों से बच निकलना। ये एक तरह का अदृश्य लबादा है जो इन जंगी जहाज़ों को दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखने नहीं देता। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 7 जहाज बन रहे हैं जिनके नाम पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं: नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। और हालिया अपडेट यह है कि इनमें से उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन कर दिया गया है। जी, जिससे हमारी समुद्री सीमा अब और भी सुरक्षित हो गई है। और आसमान की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन का जिक्र है। सुदर्शन चक्र मिशन भारत का स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका टारगेट 2035 तक पूरी तरह से तैयार होना है। इसे इजराइल के मशहूर आयरन डोम की तर्ज पर बनाया जा रहा है ताकि हमारे क्रूशियल शहरों को हवाई हमलों से एक अभेद्य सुरक्षा कवच मिल सके। ये तो हो गई डिफेंस की बात। इसरो भी पीछे नहीं है। उनका होप एनालॉग मिशन काफी चर्चा में है, जिसे लद्दाख की शोकर वैली में किया जा रहा है। एनालॉग मिशन का मतलब स्पेस जैसी सिचुएशन को धरती पर रिक्रिएट करना होता है ना? बिल्कुल, आप इसे स्पेस मिशन का ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। लद्दाख की शोकर वैली का वातावरण, वहां की ठंड और कम ऑक्सीजन वाली स्थिति काफी हद तक अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह जैसी होती है। वहां इसरो मानव उत्तरजीविता का टेस्ट कर रहा है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करेंगे। टेक्नोलॉजी में 2 और शानदार एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान के जयपुर में ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा का सफल प्रयोग किया गया। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि इस प्रोसेस में जिस मुख्य घटक का इस्तेमाल होता है वो है सिल्वर आयोडाइड। और ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ बारिश कराने के लिए ही नहीं हो रहा है। पंजाब सरकार ने सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी को रोकने के लिए बाज आंख नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी में कितने डायनामिक तरीके से हो रहा है। अब हम आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इंडेक्स, अवार्ड्स, एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? सूचकांकों से एक न एक सवाल पक्का होता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इस बार भारत थोड़ा नीचे खिसककर 41वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2024 में हम 39 स्थान पर थे। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। और ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स का क्या स्टेटस है? इसमें सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत का बेंगलुरु शहर देश में पहले और ग्लोबल लेवल पर 26वें पायदान पर मौजूद है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो एक महत्वपूर्ण किताब आई है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अवार्ड सेक्शन में 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को गया है और पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बाजी मारी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किया गया है शाहरुख खान को जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रहीं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर UNDP इक्वेटर प्राइज 2025 की भी बात हुई है। हाँ, इसमें भारत के बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शानदार काम के लिए मिला है। एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स के भी कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो मिस नहीं होने चाहिए। नीलगिरी तहर की गणना में कुल 2668 तहर मिले हैं। यहाँ याद रखने वाला फैक्ट ये है कि ये गणना केरला और तमिलनाडु ने मिलकर की है और केरल का एराविकुलम नेशनल पार्क इनका सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर 1200 मेगावाट की कलई 2 जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, जो नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ी बात है। और खेल जगत की बात करें तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 134वें डूरेंट कप का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहा। इसका फाइनल कोलकाता में खेला गया था। विंटर स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया वाटर गेम्स डल झील श्रीनगर में हुए, जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। फ्यूचर स्पोर्ट्स इवेंट्स के वेन्यू भी नोट कर लेने चाहिए। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने आधिकारिक रूप से अहमदाबाद का नाम नॉमिनेट किया है, जबकि 2027 के यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स माल्टा में आयोजित होंगे। और अभिनव बिंद्रावाना अपडेट भी है।
हाँ, स्पोर्ट्स में एक बहुत ही गर्व का अपडेट ये है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के हमारे गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। तो इसके साथ ही हमने अपने नोट्स के आखिरी पन्ने तक के सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। कितनी सारी अलग-अलग फील्ड्स की जानकारी थी आज के इस सेशन में। बिल्कुल। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक निष्कर्ष निकालें तो आप देखेंगे कि एग्जाम की तैयारी अब आइसोलेशन में नहीं हो सकती। ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। एक तरफ ज्योग्राफी की जल संध्या है, दूसरी तरफ तवालू के क्लाइमेट रिफ्यूजी हैं। एक तरफ 130वां संविधान संशोधन है, तो दूसरी तरफ नए स्टेल्थ फ्रिगेट्स बन रहे हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सोच की मांग करते हैं।